मित्रों, आज हम इस वीडियो में जियाउद्दीन वर्दी भारतीय राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे। ये इनका कार्यकाल था। अपने सहायकाचार्य के सिलेबस में दो थिंकर लगाए हुए हैं, बर्नी और अबुल फजल। इन दोनों की जो परिस्थितियाँ थी वो अलग अलग थी। बर्नी के समय इस्लाम थोपने का कॉन्टेक्स्ट है, वहीं अबुल फजल हैं वो अकबर के समय के हैं, तो यहाँ वो ज़्यादा समन्वयकारी नज़र आते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, जिनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही एक्चुअली इतिहास की पुस्तक है। उसने हिस्टोरियोग्राफी पर भी बहुत अच्छा प्रकाश डाला है। इसमें बलबन से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक तक के शासनकाल को कवर किया गया है। यह पुस्तक फ़ारसी में है और फ़िरोज़ शाह तुगलक को समर्पित है। इस पुस्तक का जो कंटेंट है वो इतिहास का विषय होने की वजह से अपने ज़्यादा काम की बात नहीं है, राजनीतिक विचारों के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है फतवा-ए-जहांदरी। ये 1357 में लिखी थी, 1357 AD, यानी अपने मरने से 2-3 साल पहले। यह पुस्तक भी फ़ारसी में है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो पॉलिटिकल है, राजनीतिक है। इसमें 24 सलाहें हैं। देखिए, बहुत सारी किताबों में ये संख्या 24 नहीं है, लेकिन मुझे किसी आर्टिकल में मिला कि ये 24 सलाहें हैं। 24 सलाह देते हैं वो राजा को, और ये जो सलाह है वो गजना के सुल्तान महमूद के मुंह से उन्होंने कहलवाई है। यानी ये उनके आदर्श हैं। कौन? गजना के सुल्तान महमूद। जैसे मैकियावेली, कौटिल्य, इनकी जो तत्कालीन राजा हैं उनको सलाह के रूप में ही कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली की द प्रिंस प्रसिद्ध है। वैसे ही इसी वजह से जियाउद्दीन बर्नी की फतवा-ए-जहांदरी की तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मैकियावेली की प्रिंस से की जाती है। उनके समय में इस्लाम भारत में अपनी जड़ें ढूंढने का प्रयास कर रहा था। उनकी कृतियों में हिंदू धर्म में प्रहार मिलता है। आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने किस प्रकार की पॉलिटी की बात कही। शक्ति के बल पर इस्लाम के प्रचार प्रसार को इन्होंने बौद्धिक समर्थन दिया, यानी फोर्स के आधार पर इस्लाम की स्थापना का इन्होंने समर्थन किया। बर्नी दिल्ली के प्रसिद्ध चिश्ती फ़कीर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य अमीर हसन संजरी और अमीर खुसरो के मित्र थे। निजामुद्दीन औलिया के मित्र शिष्य कौन है? अमीर हसन संजरी और अमीर खुसरो, उनके ये मित्र थे। मोहम्मद तुगलक के 17 वर्षों तक नदीम सलाहकार रह चुके थे। देखिए, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और फ़िरोज़ शाह तुगलक, इन तीनों के कार्यकाल में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रह चुकी थी। इनकी जो पुस्तकों में दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हम देख चुके हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही और फतवा-ए-जहांदरी। अन्य कुछ पुस्तकें हैं, साहिफ़ाई नाताई मुहम्मदी, सनाए मोहम्मद, सलबाते काबरी, इनायतनामा, मासरे शदात, वर्मकियों का एक सिद्धांत। इसके अलावा और भी पुस्तक हैं। ये प्लेटो और अरस्तु से प्रभावित थे। देखिए, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एज इट इज़, अगर जो कथन होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है, उस प्रकार से कथन अगर आ जाएँ तो प्लेटो और अरस्तु से प्रभावित थे। मानते थे कि राज्य का सबसे बड़ा कार्य वह न्याय की स्थापना है, कि न्याय और दीन में इन्होंने जुड़वां बच्चों का संबंध माना। ये जिस प्रकार के राज्य की स्थापना की बात करते हैं उसमें न्याय एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और राजा का कर्तव्य है कि वह न्याय की स्थापना करे। धर्म की प्रथम आवश्यकता न्याय है और न्याय की प्रथम आवश्यकता धर्म। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य को नैतिकता के दायरे में बांध देते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि उसके सार्वजनिक और निजी जीवन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य के व्यक्तिगत पाप क्षम्य हैं,
यहाँ ये राज्य नहीं है, सो राजा है। यदि वह प्रजा को शरीयत के रास्ते पर चलाता है, देखिए उनका जो उद्देश्य है वो ऐसे प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य है वह शरीयत को लागू करना या शरीयत की स्थापना है, लेकिन पूरे लेक्चर के बाद आप समझेंगे कि उनका जो उद्देश्य है वो है एक स्टेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करना। उसके लिए वो शरीयत को एक पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे शरीयत से डाइवर्जन को अलाउ करते हैं और उनका जो मकसद है वह एक स्थायी राज्य स्थापित करना है और वह शरीयत के उसूलों पर होना चाहिए। लेकिन शरीयत से उन्होंने काफ़ी हद तक समझौता करने की अनुशंसा की है, बशर्ते वह जरूरी हो। तो राजा के व्यक्तिगत पाप क्षम्य है अगर वह शरीयत के रास्ते पर चलता है और स्वयं इस्लाम के आदर्शों की अनुपालना करता है। निरंकुश शासन को अस्वीकृत किया। देखिए इन्होंने निरंकुश शासन का समर्थन नहीं किया है, मोनार्की का समर्थन किया है, राजतंत्र का समर्थन किया है। लेकिन यहाँ भी एक द्वैध समझ में आता है कि इस्लाम में मोनार्की को भी सही नहीं ठहराया गया है। लेकिन यही जो बात मैं यहाँ कह रहा था कि उन्होंने अच्छे शासन के लिए या एक स्थायी शासन के लिए बहुत सारे जगह शरीयत से इन्होंने समझौता करने की बात कही है। इसलिए इन्होंने इस्लाम के विरुद्ध होने के बावजूद भी मोनार्की को ही अपनाया और मोनार्की के लिए ही सारे प्रावधान किए, लेकिन निरंकुश शासन को वो स्वीकृत नहीं करते। अच्छा राजा वही है जो धर्म की रक्षा करे तथा लोक कल्याणकारी कार्य करे। ये देखिए राज्य की जो उनकी नेचर है वह धर्म की रक्षा के लिए तथा जन कल्याण के लिए वह अस्तित्व में बना रहता है। कुरान के अलावा किसी धर्म को स्वीकार ही नहीं कर पाते। देखिए धर्म को लेकर उनका जो रवैया है वह यह है कि सेकुलरिज्म तो दूर दूर की बात, वो कुरान के अलावा किसी धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। इवन ये तक कह देते हैं कि विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। नास्तिकों पर बलात् इस्लाम लादना, राज्य की रक्षा, अपने वफादारों को पारितोषिक देना, इन तीनों कार्यों को करने में कहीं कहीं न्याय के मार्ग से हटना जायज़ ठहराया। देखिए नेशनल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो सिक्योरिटी वो मेन होता है, तो सिक्योरिटी को लेकर के राज्य हर चीज़ को लेजिटिमाइज करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि बर्नी ने केवल रक्षा को बल्कि नास्तिकों पर इस्लाम को थोपने के लिए तथा वफादारों को पारितोषिक देने के लिए, यानी अपने जो फेवर के लोग हैं उनको इनाम देने के लिए, इन तीन शर्तों पर वो ये कहता है कि न्याय के मार्ग से हटा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार मैकियावेलियन मेथड्स को वो अपनाते हैं और उसमें भी वो गरिमा का कतई ख्याल नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में साधनों की पवित्रता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, एकमात्र लक्ष्य है राज्य की रक्षा, राज्य का स्थायित्व। उनके जो आदर्श हैं, जैसा मैंने बताया कि गजना के सुल्तान महमूद के मुंह से उन्होंने ये 24 सलाहें कहलाई हैं, यही उनका आदर्श है, गजना का सुल्तान महमूद। बर्नी का जो मुख्य उद्देश्य है वह इस्लामिक शरीयत को लागू करना है। वो मानते हैं कि उनके द्वारा जो स्थापित जिस राज्य की वो वकालत करते हैं उस राज्य का उद्देश्य है गुड वैल्यू का बुराई पर प्रभुत्व स्थापित करना है। और ये भी मानते हैं बर्नी कि जो गुड और एविल्स हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बुराई है वह कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, एविल बनी ही रहती है। लेकिन हमें यानी राजा को गुड का प्रभुत्व स्थापित करना है, यानी कहीं ज़्यादा मात्रा हो जाए गुड की इविल की तुलना में। और ये जो गुड का प्रभुत्व स्थापित करना है यही राज्य का उद्देश्य है। और ये तभी स्थापित होगा जब वह शरीयत के अकॉर्डिंग चलेगा, ऐसा बर्नी का मानना है। वो कहते हैं कि शरीयत है वह रूढ़िवादी नहीं है,
बुरी ताकतें पूर्णतः खत्म नहीं की जा सकती, लेकिन राजा का उद्देश्य गुड का यानी अच्छे वैल्यू का प्रभुत्व स्थापित करने का होना चाहिए। शरीयत को रूढ़िवादी भी नहीं मानते और शरीयत के साथ एकदम चिपके हुए भी नहीं रहते। वो ये मानते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार शरीयत के साथ समझौता किया जा सकता है। जैसा मैंने बताया कि शरीयत उनके लिए, शरीयत को वो एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से शरीयत के साथ वो बहुत से मौक़ों पर समझौता कर लेते हैं। जैसे राजा की शाही ज़िंदगी का एक एग्जाम्पल है कि इस्लाम किसी भी व्यक्ति को शाही ज़िंदगी जीने की अनुमति नहीं देता कि वो रॉयल बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ जिए, लेकिन बर्नी ये कहते हैं कि अगर राजा ऐसी लाइफ नहीं जिएगा तो उसके पद का सम्मान नहीं रहेगा, इसलिए उसके पद का सम्मान बना रहे इसलिए उसे आलीशान महलों में रहना और एक तरीके से भव्य ज़िंदगी जीना, भले ही शरीयत के अकॉर्डिंग ना हो लेकिन फिर भी उसे सही माना है और जायज़ ठहराया है। उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलॉसफी है उसका केंद्र राजा है, यानी मोनार्की की ही वो बात करते हैं। लेकिन जो मोनार्की है वह निरंकुश नहीं है, क्योंकि धर्म का उस पर नियंत्रण है। जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों में हम पढ़ते हैं कि जो राजा है वह निरंकुश नहीं है, क्योंकि धर्म उस पर अंकुश की तरह कार्य करता है। यहाँ भी राजा है वह ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। इवन राजा का जो राजत्व का कार्य है वह इतना महत्वपूर्ण माना है बर्नी ने कहा है कि अगर राजा अच्छा करता है, राज्य अच्छा करता है तो उसे ईश्वर की तरफ से क्रेडिट मिलता है, और उसके राज्य में जो कुछ इवन पूजा भी लोग करते हैं तो उसका क्रेडिट राजा को जाता है। इसलिए राजा को अपना जो राजत्व का कार्य है वह धार्मिक कार्य समझकर करना चाहिए, महत्वपूर्ण मानकर करना चाहिए। राजा को नियुक्तियां सावधानी से करनी चाहिए। गंभीर, ईश्वर से डरने वाले, समर्पित व्यक्ति की नियुक्तियां करनी चाहिए, और वो नोबल की नियुक्ति करने की कहते हैं। वर्णी नीची जात के लोगों की नियुक्ति के लिए मना करते हैं। राजा को स्वयं अच्छे गुण, देखिए यहाँ करिश्मा की बात है, डिवाइन वैल्यूज़ की बात है कि राजा को स्वयं जो ईश्वर की तरह के गुण हैं वह भी इनकलकेट करने चाहिए। मुस्लिम शासकों को शरीयत और मुस्लिमों को हिंदुओं की तुलना में सम्मान देना चाहिए। देखिए यहाँ वो भेदभाव वाली बातें स्पष्ट वो कहते हैं कि मुस्लिम शासक हैं, उन्हें मुस्लिम्स को हिंदुओं की तुलना में तरजीह देनी चाहिए, और शरीयत की तो स्थापना की बात करते ही हैं, तरजीह की कोई बात ही नहीं है। तथा मुस्लिम शासकों को मुस्लिम स्कॉलर और बौद्धिक लोगों को हर शर्त पर मदद करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को माना गया है कि उन्होंने क्लियर इस शरीयत और इस्लाम का फेवर किया है बिना किसी झिझक के। गुप्तचरों और राजदूतों की नियुक्ति करनी चाहिए। देखिए गुप्तचरों और राजदूतों की नियुक्ति का बड़ा विस्तृत प्रावधान है, जैसा मनु कौटिल्य शुक्र में हम देखते हैं, लेकिन उनके जो गुण और वो विशेषताएं, प्रक्रियाएं वो सब सेम सी प्रतीत होती हैं, जो हम कॉमन सेंस के आधार पर लगा सकते हैं। किसी के 10 गुण बताए हैं, किसी के 4 गुण बताए हैं, तो उन सब से को मैंने नहीं लिखा है, फिर लेक्चर बहुत लेंदी हो जाता। कुशल सेना का संगठन, बाजार नियमन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि बर्नी का जो राजा है वह दाम तक तय करता है, यानी दाम तय करना का भी कार्य किसका है? राजा का है। और होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब बैन है कि जो बुराइयां इस्लाम में, शरीयत में बुरी मानी गई है उनको डेफिनेटली इन्होंने बुरा माना। जैसे ब्याज पर पैसा देना शरीयत में अच्छा नहीं माना गया, वैसे ही ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब गलत माने गए हैं, तो इनको भी बर्नी ने गलत ठहराया।
राजा को स्कॉलर, विशेषज्ञ और बौद्धिक वर्ग से सलाह से कार्य करना चाहिए। देखिए जो कानून हैं वो दो तरह के हैं बर्नी के दर्शन में। एक है शरीयत, शरीयत वही है जो प्रोफेट के संदेश हैं, और दूसरा है जवाबैट, ये है एक तरीके से स्टेट्स लॉ। तो ये जो स्टेट्स लॉ हैं ये राजा को अकेले नहीं बल्कि मजलिस ए मुशावरात की सलाह से बनाने चाहिए, लेकिन ये शरीयत की भावना के अकॉर्डिंग होने चाहिए, शरीयत की भावना के अनुरूप होने चाहिए। न्याय, न्याय के लिए जो विचार उन्होंने दिया, न्याय के बिना दीन का विचार लागू नहीं हो सकता, ये मैंने बताया था। न्याय और दीन है वो उनको पैरेलल माना कि न्याय लागू होगा तभी दीन का विचार लागू होगा, ये दोनों जुड़वां बच्चों की तरह है। इसलिए राजा को न्याय का कार्य है वह बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए, उसे योग्य न्यायाधीश, काजी और गवर्नरों की नियुक्ति करनी चाहिए। जो महत्वपूर्ण स्कॉलर होते हैं जिनका विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य होता है, उनके जो कोटेशन होते हैं, उनका जो क्रक्स होता है वो अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो वी.आर. मेहता का भारतीय राजनीतिक विचारकों पर बहुत अच्छा कार्य है। वी.आर. मेहता कहते हैं कि बर्नी ने भारतीय राजनीतिक विचारकों में पहली बार अधिकारों के संदर्भ में व्यक्ति की अवधारणा को स्थापित किया। वे मानते हैं कि ऐसे अधिकारों की स्वीकृति ही राज्य का आधार है और यदि राज्य इनको मान्यता नहीं देता है तो उसका राज्य नष्ट हो जाएगा। मेहता ने यह भी कहा कि बर्नी के चिंतन में धर्मनिरपेक्षता का बोध होता है। देखिए वी.आर. मेहता को जो दो महत्वपूर्ण योगदान बर्नी के लगे वो ये थे कि अधिकारों के संदर्भ में व्यक्ति की अवधारणा को स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है और इनके चिंतन में धर्मनिरपेक्षता का बोध भी होता है। लेकिन दूसरे जो कमेंटेटर हैं के.एल. कमल, उनको ये बात गवारा नहीं गुजरी। वो कहते हैं कि मेहता का ये कथन केवल मध्य युग के संदर्भ में ही सही है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक है। और के.एल. कमल दूसरी बात को भी खारिज करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता के बोध के एहसास को भी वो नहीं मानते। लेकिन के.एल. कमल कहते हैं कि बर्नी समानता में विश्वास नहीं करता था और निम्न जातियों से घृणा करता था। हिंदुओं को उच्च पद देने का समर्थक नहीं था। बलबन की प्रशंसा करता था कि उसके उच्च पद पर सदा कुलीन लोगों को रखा या कुलीन लोगों को वो पद आवंटित किए। तो इस प्रकार से बर्नी के बारे में जो दो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं इंडियन थिंकर के, वी.आर. मेहता और के.एल. कमल, उनके एकदम जुदा विचार हैं। बर्नी की जो राजतंत्र की अवधारणा है वो दो अवधारणाएं मिलती हैं उनके दर्शन में। परंपरा आधारित है कि राजा पापी है जिसे इस संसार में ऐसा काम करना पड़ता है। शासन अनैतिक कार्य है जिसकी अनुमति कुरान व पैगंबर नहीं देते। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा पापी है, उसे ईश्वर से क्षमा मांगते रहना चाहिए। ये है कि भी शासन है वह अनैतिक कार्य है, लेकिन राजा को इसलिए करना पड़ता है कि उसे एक कर्ज के रूप में मिला है। दूसरा है राजा का पद एक सामाजिक व्यवस्था है और विशेष तौर पर न्याय के कार्यान्वयन हेतु जरूरी है। यहाँ न्याय देखिए जो विचारक होते हैं उनमें उनकी कई बुक्स में आए, एक ही बुक्स में विरोधाभास भी स्वाभाविक होता है, अक्सर होता भी है। तो बर्नी के विचारों में भी राजतंत्र की दो अवधारणाएं मिलती हैं। सारतः हम कह सकते हैं कि बर्नी वस्तुतः राजतंत्र का संस्थानीकरण करना चाहते थे। वह राजा को कानून निर्माण व प्रशासन संचालन की शक्ति देने के पक्षधर हैं। राजा की परिषद को अर्ध स्वतंत्र संस्था बना दिया जाना चाहिए ताकि बादशाह पर नियंत्रण लगाया जा सके। बर्नी का कथन कि खलीफाओं का शासन कुरान या पैगंबर सम्मत न होकर एक प्रकार के प्रजा के साथ किए गए समझौते पर आधारित है, यह इन्होंने एक तरीके से खलीफा को भी कॉन्ट्रैक्चुअल माना। खलीफा जो धार्मिक पद था उसको भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल माना कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है।
बर्नी ने शरीयत का राजनीतिक इस्तेमाल किया। हमने देखा कि किस प्रकार से शरीयत को लागू करने के लिए जहाँ जहाँ राजा की सुरक्षा के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय हितों की बात आती थी, वहाँ वहाँ उन्होंने शरीयत से विचलन को वैध ठहराया, सही ठहराया। इनके दर्शन में विरोधाभास मिलता है कि एक तरफ वो कहते हैं कि राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि शैतान हिंदुस्तानियों को नियंत्रण में रखने हेतु कठोर और क्रूर स्वभाव का राजा होना चाहिए। ये थे भारतीय राजनीतिक विचारक बर्नी। धन्यवाद।